नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आप लोग जानते हैं कि पेट के एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है और इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए ताकि परीक्षा हाल में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चले, यानी 10, 9, 8, 7 ऐसे हम लोग बढ़ेंगे और सारे जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट दिखता है आपको, सारे प्रैक्टिस सेटों का विश्लेषण सहित हम सॉल्व कराएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग के सक्सेस में, आप लोग के सफलता में कारगर साबित होगा। तो आइए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं उत्साहित होकर और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को बनाऊं। और एक ये आप लोग के लिए नोटिस है कि आप लोग जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको, ताकि हम आप लोग के डिमांड पे उस हिसाब से वीडियो बनाऊं। तीसरा चीज़ ये है कि आप लोग जो है, आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं जल्दी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूचियों को सुमेलित करना यानी मैच कराना है। तो ये पहला का एक मांडा का हो जाएगा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में यानी तीसरा हो जाएगा। और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है यानी महाराष्ट्र चौथा हो जाएगा, बी का चौथा। तो मांडा को जम्मू कश्मीर से मिला दीजिए, दैमाबाद को महाराष्ट्र से मिला दीजिए। कालीबंगा राजस्थान में है, सी को पहले से मिला दीजिए। और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, डी को दूसरे से मिला दीजिए। तो क्या बन रहा है, ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शन पे बात कर लिया जाए। जो मांडा ये हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है, ये स्थल जो है, अब इसका महत्व देख लीजिए। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है और ये हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और ये कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। साथ ही कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। ठीक है, और ये राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी स्थल है। यानी भारत के पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी है, और पूरे जितना भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है तो उसमें मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब आइए नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषदें पुस्तकें हैं, उपनिषदें किस विषय पे पुस्तक है? तो उपनिषद दर्शन पे आधारित पुस्तक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योग पे आधारित पुस्तक योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, और ये विधि पे आधारित जो है मनुस्मृति है, मनुस्मृति, मिताक्षरा, ये सब पुस्तक जो है विधि पे आधारित पुस्तक है। ठीक है, अब आते हैं चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी जो है तंजौर थी। ठीक है, और ये कावेरीपत्तनम जो है चोलों की क्या थी, बंदरगाह थी, बंदरगाह शहर थी चोलों की। इसका नाम कावेरीपत्तनम का पुराना नाम क्या है, पुहार है। ठीक है, और जो है कांची क्या है, कांची पांडवों की राजधानी थी। किसकी, पांडवों की राजधानी थी कांची। ठीक, अब आते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर बने हैं, तो ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है महाबलीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दीवाने मुस्तखर। ये मैच करना है, सुमेलित पूछा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं, आइए देख लिया जाए। तो इसका बात किया जाए तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ये सुमेलित है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सुमेलित है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ये भी सुमेलित है। और दीवाने रियासत ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है, आइए समझ लेते हैं। दीवाने मुस्तखराज जो है एक पद होता था। ठीक है, ये दीवाने मुस्तखराज पद होता था जो कि दीवाने रियासत में काम करता था। ठीक है, इसका काम था कि बकाया पैसा है जो
जो राजस्व है, जो बकाया है, उसका वसूली करना दीवाने मुस्तखराज का काम होता था। और ये मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है। दूसरा, दीवाने अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया हुआ कृषि विभाग है। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। ठीक है। और दीवाने खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरीबों के लिए बनाया गया एक वो है, क्या कहते हैं, गरीबों को फ्री का व्यवस्था करने वाला, फ्री का दान देने वाला, फ्री खाना भोजन कपड़ा ये सब देने वाला ये विभाग था, दीवाने खैरात। ठीक है। और ये दीवाने रियासत, जो दीवाने रियासत है ये बलबन ने नहीं स्थापित किया था बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? सॉरी, दीवाने रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और क्यों बनाया था? दीवाने रियासत जो है आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण लागू करने वाला पहला वो था, पहला शासक था। तो बाजार नियंत्रण लागू करने के लिए दीवाने रियासत विभाग का स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनके कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, पीडीएफ तो आप लोग जानते होंगे ना, पढ़ते होंगे पीडीएफ। तो पीडीएफ तो पढ़ते हैं, तो इसका एक फार्मूला है पी, देख लीजिए, PDAF। पीडीएफ, पी से मतलब हो गया पुर्तगाली, डी से डच, ए से हो गया अंग्रेज और एफ से फ्रांसीस। यानी पुर्तगाली 4 2 1 और 3, 4 2 1 3। देखिए 4 2 1 3 कहाँ है? ये 4 2 1 3, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। फिर आते हैं ये सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें अभिनव भारत, तो अभिनव भारत की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने किया था 1904 में। ठीक है। अब आते हैं, ये महाराष्ट्र में पुणे में स्थापित किया गया था अनुशीलन समिति। इसका स्थापना जो है अरविंद घोष है। चूँकि अनुशीलन समिति की 3 शाखाएँ थी। ठीक है। एक शाखा का ये अरविंद घोष ने मतलब उसका संचालित कर रहे थे, स्थापित किए थे। गदर पार्टी की स्थापना आप लोग जानते होंगे, लाला हरदयाल है। गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित किया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना है चित्तरंजन दास 1923 में किए थे। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। ठीक है। लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भकना थे और शाहनवाज हुसैन थे, इस तरह से लोग थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन थोड़ा मिला लीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का चौथा और बी का पहला। ए का चौथा बी का पहला देख लीजिए, इसमें ए का चौथा और बी का पहला, ये तो 2 ऑप्शन मिल रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा जाए इसको, ए का चौथा बी का पहला और सी का दूसरा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 का विरोध हो रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल को विभाजन के लिए लेकर जो विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है हमारे सिविल सेवा में जो है अंग्रेज़ों के टाइम में सिविल सेवा यानी IAS का परीक्षा पास किए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। इन्होंने इंडियन जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी प्रकार का एक संगठन इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। और उसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। चित्तरंजन दास के बारे में जान लिए। चित्तरंजन दास जो है ये 1923 में किसका स्थापना किए थे? ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके एक पार्टी का स्थापना किए थे। क्या नाम है उसका? आप लोग जानते हैं, उसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है। और क्या किए थे? ये किए थे 1913 में पहला, ये 1913 में पहला शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, इन्होंने
वो गोरा नामक किताब लिखा है, गीतांजलि नामक किताब लिखा है, ठीक है, बंदे वो लिखे हैं, हमारा राष्ट्रगान लिखे हैं, ठीक है, जनगण मन लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे हैं, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जालियांवाला बाग के कांड के कारण नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अखिल भारतीय, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किया था? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और भीमराव अंबेडकर क्या किए थे? अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी संघ मैंने अछूत संघ का स्थापना किए थे। विवेकानंद जो है, विवेकानंद के बारे में ध्यान रखना है कि ये विवेकानंद जो है 1897 में विश्व धर्म संसद को शिकागो सम्मेलन में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किए थे वहाँ पे, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, विवेकानंद का जो पुस्तक है उसका नाम कर्म योगी अधर्म योगी, ऐसे करके 2 पुस्तक इन्होंने लिखा है, ठीक है। और बेलूर मठ का स्थापना किए थे ये। अब नेक्स्ट जो है ये अम्बेडकर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि अम्बेडकर साहब जानते ही हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले 1892 में प्रारंभ किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब 1861 में क्या किया गया? सबसे पहले भारत में विभागीय प्रणाली की, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया था। यानी जो अभी विभाग है, बहुत सारे विभाग देखते हैं, PWD विभाग या मानव संसाधन विभाग या जो भी विभाग देखते हैं सरकार की, तो ये विभागीय प्रणाली की व्यवस्था सबसे पहले 1861 में अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया, ठीक है। और 1892 में सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन डी सही है। 1909 में क्या होता है? 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक जो है कार्ड खेले थे अंग्रेजों के द्वारा, यानी भारत के जो हिंदू मुस्लिम हैं उनके बीच में क्या किया, विभाजन, बांटो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में सबसे पहले लाया गया था। 1909 के अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगर इसको सीक्वेंस पूछे, सीक्वेंस लगाने के लिए सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, 2 नंबर पे मान लीजिए 1 नंबर ग्रीनलैंड हो जाएगा, इसके बाद 2 नंबर न्यू गिनी, 3 नंबर बोर्नियो, ठीक है, और 4 नंबर मेडागास्कर, ये रहेगा, ठीक है। अब आइए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो एंडीज के बाद रॉकी आ जाएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हिमालय और 4 नंबर पर आल्प्स, ठीक है। अब आइए, ये कुछ जो है इसको सुमेलित करना है, देखिए कैसे। उकाई, ये जो है वो है पतरातू, पेंच, डाभोल, ये जल विद्युत परियोजना है। तो उकाई परियोजना जो है गुजरात में अवस्थित है, पहला ए का दूसरा। पतरातू जो है कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है, बी का पहला। और पेंच महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में है, और डाभोल महाराष्ट्र में है। यानी ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा और बी का पहला, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये सूचियों से मिलाना है। तो भाखड़ा ये परियोजना है और ये नदी है। तो भाखड़ा नांगलबाद परियोजना सतलज नदी पे है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, इदुक्की परियोजना ये इदुक्की जो है ये है आपका पेरियार नदी पर केरल में, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल पंजाब में है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, और ये इदुक्की परियोजना केरल में है, और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए का चौथा,
ए का चौथा कहाँ है, और बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा। आइए 1 मिनट, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। तो ये हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये सूची मिलाना है। इसमें भी दर्रा दिया गया है, ये पर्वतीय दर्रा है और ये राज्य है। तो बुमला दर्रा कहाँ है, तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है, मुरलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ए का पहला और बी के तीसरा, ए का पहला बी का तीसरा, ये ऑप्शन है। और सी का चौथा, ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 1991 में 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, नई आर्थिक नीति में कौन सी रणनीति अपनाई गई, तो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों अपनाई गई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। उदारीकरण मतलब क्या होता है, उदार करना यानी खोल देना, बाजार को पूरे तरह से खोल देना, ठीक है। निजीकरण मतलब क्या होता है, निजीकरण मतलब होता है कि जो सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें निजी पार्टनरों को बढ़ावा देना, यानी उसका विनिवेश करके निजी पार्टनरों को बढ़ावा दीजिए। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, विश्व के साथ अपने बाजार का एकीकरण करना, अपनी अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आर्थिक नीति। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, किस प्रकार का उपक्रम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। अब आते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ये 4 ऑप्शन हाथी, चीता, कंगारू दिया, समझ लें। तो अब प्रोजेक्ट टाइगर, चीता को बचाने के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, ये भी पूछता है। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब कंगारू जो है, कंगारू क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक जानवर है जिसके पेट में बच्चा दिखता है, क्या होता है, ऐसे सामने से दिखता है। अब आइए, आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आते हैं, इसको इधर कर लिया जाए। अब आते हैं वर्ष 2000 में निम्न में किस राज्य का गठन नहीं हुआ, तो वर्ष 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ था, झारखंड का, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, किसी भारतीय राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल थी आपका सरोजनी नायडू, ठीक है। अब सुचेता कृपलानी क्या थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, यूपी की, ठीक है। और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो ये भी यूपी की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अब आइए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। आपको सरोजनी नायडू के बारे में एक और बात बता दें कि सरोजनी नायडू ने 1925 में 1925 में कानपुर कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये जो है, ये पद्मा नायडू जो है, ये क्या है, ये सरोजनी नायडू की बेटी थी और ये बंगाल की राज्यपाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए अवधि के तौर पर यानी कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितना वर्ष तक, कितना अवधि तक जो है राष्ट्रपति के तौर पे काम कर सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति 6 महीना ही काम कर सकता है, क्योंकि लिखा गया संविधान में कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा के राष्ट्रपति का रिक्त भर दिया जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या जो है भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, इसकी बात किया जाए तो देखिए, संघीयता है, मूलभूत अधिकार भी भारतीय संविधान में है, सत्ता का विभाजन भी है, एकात्मक प्रणाली नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26,
26 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से गुजरता है? तो तीव्रता से गुजरता है, माने सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम से जाता है? तो सबसे तेज ध्वनि जो है ठोस माध्यम से जाता है, ठोस से जाता है। ठोस के बाद फिर तरल और फिर गैस, ठीक है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाता है, इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो लोग इशारा में बात करते हैं, कुछ बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इमली में कौन सा अम्ल मौजूद है? इमली में, तो इमली में टार्टरिक अम्ल मौजूद है, ठीक है। और ऑप्शन देख लिया जाए तो लैक्टिक अम्ल, आप लोग जानते हैं दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जो है डीएनए का, हमारा जो डीएनए होता है, किसी चीज़ का डीएनए जो होता है उसका संश्लेषण एमिनो अम्ल से होता है। तो नेक्स्ट आते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? तो विटामिन ए को, ऑप्शन बी, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। अब विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो है, अब विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आँख की रोशनी कम हो जाती है, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रात में कम दिखता है। दूसरा ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और हड्डियाँ और दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ और विटामिन के बारे में एक तो समझ लीजिए, विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, और सारे विटामिन अम्ल में घुलनशील हैं, ठीक है। अब आइए, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है फूल के कली से प्राप्त होती है, ठीक है। ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करके दोनों को जो इसको नीचे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आप जीरो को भूल जाइए, पॉइंट को भूल कर सॉल्व कर लीजिए, तो 99 81 3 3 9 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर, 9 3 12 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। उसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा ऑप्शन बी 0.06, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च करता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी कितनी कीमत पर बेचनी पड़ेगी? इसको देख लीजिए, एक दुकानदार जो है 1450 रुपये के एक की दर से 10 कुर्सी खरीदता है, तो कुल कुर्सी का दाम 1450 गुणे 10 यानी 14,500 हो जाएगा। अब उसमें 600 रुपया भाड़े का भी खर्च करता है, 600 वो भी जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 15,100 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 10% लाभ प्राप्त करना है, तो यानी 1510 रुपया उसको लाभ भी चाहिए, ठीक है। तो अब प्रत्येक कुर्सी कितनी कीमत में बेचेगा? तो 15 कितना आया था? 15,100 आया था, इसका 1510 जो है लाभ उसको प्राप्त करना है, तो प्रत्येक कुर्सी कितने के बेचेगा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 10 रुपया हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 1 6 यानी 1600 ये हो गया, इसका बटा 10 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 16 से 61 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये 0.08 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004, तो इसका ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? पहले आप ऐसे कर लीजिए, 0.08 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004, ठीक है। अब जीरो और भूल के आप सॉल्व कर लीजिए, तो 4 दूना 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ एक जीरो है पॉइंट के बाद, और यहाँ 2 जीरो है, तो एक अंक के बाद मान लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर भी 1 जीरो बच गया, तो पॉइंट के बाद जो है एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4.6 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखने से पता चल रहा है। मान लीजिए √5 का अगर वो करेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा 2 दूनी 4, 2 बट 2 सही कुछ आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। ये 3√7 है। तो मान लीजिए अगर 7 का अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 दूना 6 के बराबर होगा। लेकिन ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 4 सही क्या हो जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है 4 सही, 4√13 ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए 75 अंकों का औसत 45 है और 50 अंकों का औसत 42 है। अंतिम 26 यानी 75 अंकों का औसत 45 है और उसमें से प्रथम 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। तो 50वां अंक कौन सा है। तो 50वां अंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है 75 गुणे 45 कर लेंगे। अब जो आएगा उसको लिख के याद किए रहिए, लिखे रहिए। फिर 50 गुणे 42 कर लिए, 50 का औसत 42 है और यहाँ पे 26 गुणे 52 कर लिए, 26 गुणे 52। आइए 50 गुणे 42, 26 गुणे 52 का जो आएगा प्रोडक्ट उसको जोड़ लेंगे और जो यहाँ पे ये 75 गुणे 45 किए हैं उसमें से घटा लेंगे। जब इतना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 77। कितना आ जाएगा, 77। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखिए पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद है, यानी कि पवन का संधि विच्छेद है पो धन अन पवन। तो आप लोग जानते हैं पवन, नयन, ये कौन सी संधि है, अन आ रहा है, अयादि संधि है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखिए इसमें अस्पृश्यता लिखा है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत ना हो, अस्पृश्यता ये सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी छांटना है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या छांटना है, अशुद्ध वर्तनी छांटना है। तो इसमें हस्तलिखित सही है, कुमुदिनी ये भी सही है, सत्याग्रह सही है, आजीविका गलत है, आजीविका ऐसे लिखाता है, आजीविका। ठीक है, आजीविका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या है। तो महल के भीतरी भाग को हम लोग अंतःपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःपुर। ठीक है, रिजु का विलोम होगा, क्वेश्चन नंबर 40, रिजु का विलोम होता है वक्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। इसमें जो है ये इंग्लिश का पैसेज है, तो पैसेज देख लीजिए। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडिया 1.2 बिलियन पीपुल आर अंडर द एज ऑफ 26 एंड बाई 2020 वी आर फोरकास्टेड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी 2020 में हम लोग यंगेस्ट कंट्री बन जाएंगे। With a median age of 29 years, with his tremendous forecast, it becomes imperative to ensure an environment which protects positive well-being. Unfortunately, India has the highest suicide rate in the world among the youth, standing 35.5 per 1 lakh people for 2012. The reason for such high number can be attribute to lack of economic, social, emotional resources, more especially academic pressure, workplace stress, social pressure, modernization of urban center, relationship concern, and breakdown of support system. Some researchers have attributed the rise of youth suicide to urbanization and the breakdown of the traditional large support system. ठीक है, large support system. The clash of value within the family is an important factor. As young Indians become more progressive, their traditionalist household become less supportive of their choice pertaining to a financial independence, marriage, premarital sex, rehabilitation, taking care of elderly. अब इसका वो देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें कह रहा है, ये थोड़ा सा इसका समरी बता दें हिंदी में। कह रहा है कि लगभग 1.2 बिलियन पीपुल जो है, इंडियन पीपुल जो है अभी 26 एज का 2020 में हो जाएंगे, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे
यूथ है, सबसे मतलब युवा देश है, जिसका मीडियन एज जो है 29 रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये सब ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। हमारे इंडिया में सुसाइड रेट ज़्यादा है, और इसका कारण जो है ये कह रहे हैं, इसका कारण ये है कि ये रिसोर्सेज की, इकोनॉमिक, सोशल, इमोशनल रिसोर्सेज की कमी है, और बहुत सारे वर्क प्लेस पे प्रेशर है, काम जहाँ करते हैं वहाँ प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, और मॉडर्न अर्बनाइजेशन का प्रभाव है। तो इस तरह से ये एक रिसर्च में बताते हैं कि ऐसा रिसर्च हुआ है। ठीक है, तो अब इसका जो है कैसे होगा, अब आइए तो इसके लिए और बताते हैं कि ये ट्रेडिशनल जो फैमिली का सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया है, इसलिए कारण भी ये हो रहा है, सुसाइड रेट ये सब हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन पीपुल आर अंडर द एज ऑफ, कितने एज के हैं, तो अंडर द एज ऑफ, आइए देख लिया जाए इसमें, अंडर द एज ऑफ 26, ऑप्शन इसमें देखिए 26 हो जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। अब जो है उसके बाद क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन यूथ में हाई रेट सुसाइड का, हाई रेट का कारण क्या है, तो इसका कारण है क्या है, ये लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 43, बाई विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री, तो 2020 में बन जाएगा इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री इस पैराग्राफ के अनुसार। गिव सैनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, सैनोनिम्स मतलब होता है जो उसी के समान हो, सेम, जैसे पर्यायवाची एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, बहुत क्लिष्ट यानी कि बहुत कठिन, तो इसका हो जाएगा सैनोनिम्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेट एंड गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा, ठीक, विलोम। तो एरोजेंस मतलब होता है, एरोजेंस का मतलब क्या होता है, एरोजेंस मतलब होता है घमंडी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ऑप्शन ए। इसका मतलब ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्र। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित शब्द का, क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए। जैसे डेसिबल ध्वनि, तो डेसिबल ध्वनि का क्या संबंध है, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। उसी तरह एम्पीयर से किसको मापा जाएगा, तो एम्पीयर से धारा को मापा जाएगा। तो इसमें देखिए धारा है कहीं, हाँ है, देखिए विद्युत धारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कूट भाषा में वीवर को SFBTBO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैस्टल को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे लास्ट में आर है, आर को ओ लिखा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए वी को एस लिखा जा रहा है, तो वी को एस लिखा जा रहा है, तो वी के बाद क्या, यानी एस के बाद TUV तीसरा आ रहा है, तो उसी तरह कैस्टल लिखा जा रहा है, तो इसको माइनस पीछे तीसरा कीजिए, तो सी है, तो BAZ हो जाएगा, तो यानी कि पहला जेड होगा, पहला अक्षर जेड होगा। अब देखिए ये VIEWER, अब यहाँ पे 2 नंबर पे देखिए बी है। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, आर है, यहाँ आर है, तो आर को देखिए OPQR, देख रहे तीसरा आ रहा है, ओ के बाद PQR तीसरा आ रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे ई को फिर पीछे कीजिए, तो कितना आ जाएगा, ई के पीछे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई के पहले क्या आता है, डी आता है, फिर सी आता है, और फिर बी आता है, यानी सबसे लास्ट में बी होगा। समझ में आया, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट जो है 5 सदस्यों में KLMNO एक परिवार है, यानी एक परिवार में KLMNO एक परिवार के सदस्य हैं। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, वो अविवाहित है। वो क्या है? अविवाहित है और के का भाई है। ठीक। N O की बहन है। N क्या है? O की बहन है। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। कौन कौन पुरुष है? L और O। K के पिता कौन है? फिर से एक बार समझिए, ये KLMNO एक परिवार के सदस्य, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, वो अविवाहित है। तो वो अविवाहित है और 2 ही पुरुष हैं, एक के है, सॉरी के का भाई है। वो अविवाहित है और के का भाई है। ठीक है, अविवाहित है तो वो किसी का पिता हो नहीं सकता है। ठीक है, के का भाई है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, के पता नहीं लड़की है कि लड़का है। N O की बहन है। N क्या है? O की बहन है, तो N भी नहीं है। M एकमात्र विवाहित महिला, M विवाहित महिला है, तो बच्चा कौन? L जो है पिता बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर को उसी वर्ष 27 सितंबर को शनिवार है। 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो 27 सितंबर को शनिवार है, तो 27 अक्टूबर का दिन कैसे निकलेगा? देखिए, अगर 27 सितंबर को शनिवार है तो 27, ये बताइए, तो आपका 27, 28, 29, 30, सितंबर जो है 30 का महीना होता है। सितंबर क्या होता है? सितंबर 30 का महीना होता है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? 27 के बाद 28, 29, 30, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा 30 को। और 1 तारीख को बुध हो जाएगा। 1 तारीख को बुध हो जाएगा तो फिर 8 तारीख को बुध होगा ना। 8 तारीख को बुध होगा, फिर 15 तारीख को बुध होगा, फिर 22 तारीख को बुध होगा। इसमें 7 जोड़े जाए, 1 में 7 जोड़े 8 हो गया, 8 में 7 जोड़े, क्योंकि हफ्ता दिन 7 का होता है। 22 तारीख को बुध होगा, 22 फिर 7 जोड़े तो 29 तारीख को बुध होगा, 29 अक्टूबर को बुध होगा। 27 अक्टूबर पूछ रहा है तो 2 दिन पहले आ जाइए, यानी क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगल, बुध, सोमवार हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निर्देश 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है। इसमें 3 समान है और 1 असमान है। भिन्न शब्द को पहचानिए। तो ताजमहल आगरा का एक मोनूमेंट्स है, जानते ही हैं। इंडिया गेट भी एक मोनूमेंट्स है, ये भी जानते ही हैं। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ये भी मोनूमेंट्स है। तो इसमें कोणार्क मंदिर, ये उड़ीसा का, ये क्या है? मंदिर है। ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये तीनों कोई भी धर्म से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट आइए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 50वें नंबर का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए, जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अब ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन नीति केंद्र की स्थापना की गई? तो एक्वा मैप लॉन्च किया IIT मद्रास ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, मैं एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो डाला हूँ, भारत में प्रथम, उसी में से आया है। देखिए, भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र ये केरल में है। ठीक है, तो इसलिए जो भी मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है उसको आप लोग देख जाइए, ज़रूर उसमें से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस बुइट्स में पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये बनी है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया? यह है मुंबई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कथक नर्तक बिरजू महाराज जी का क्या हो गया? निधन हो गया है, जिसका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा।
वो किस घराने से संबंधित है? तो बिरजू महाराज। ऑप्शन बी कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे, कालका बिंदादीन घराना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 56 का बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 के बाद 57, तो ये क्या हो जाएगा? 57 की बात किया जाए, देखिए मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया गया, उसका क्या नाम है? ये है ना अभियान है सुजलाम 2.0। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है क्या हुआ है? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला असम बना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। अब देखिए इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 वर्ष तक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंतर्गत अंतर्राज्यीय मान इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में छूट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देख रहे हैं 41 मिनट हुआ, हम लोग 60 क्वेश्चन पर पहुँच गए। देखिए मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे? ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में कौन जनजाति रहती है? ये मोनपा जनजाति रहती है। ये मुंडा जो है झारखंड की जनजाति है, ठीक है। और ये खासी जो है मेघालय की जनजाति है। गारो, खासी, जयंतिया आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ये जनजाति भी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का भी नाम है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोडावा जो है झारखंड की जनजाति है। लखनऊ की राजधानी है, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब आइए निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 63, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है जिसका मुख्यालय जो है लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में है, ठीक है। ये 1961 में 1961 में स्थापित हुआ था और इसका काम है विश्व भर में मानवाधिकारों के बारे में वो देख रेख करता है, ठीक है। यानी कि एक मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए 64, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? यानी विष्णु शर्मा ने एक पशुओं पर आधारित एक नीति कथा का संग्रह किया था, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम विष्णु पंडित का पंचतंत्र नाम है। क्या नाम है? तो विष्णु पंडित का किताब का नाम है पंचतंत्र। कथा सरित्र सागर, तो ये कथा सरित्र सागर की रचना जो है, एक मिनट रुक जाइए, कथा सरित्र सागर का रचनाकार सोमदेव है। कौन है? सोमदेव है कथा सरित्र सागर का रचनाकार। हितोपदेश के रचनाकार कौन से हैं? ये विष्णु पंडित पंचतंत्र के हो गए। अब हितोपदेश का याद नहीं आ रहा हमें, ठीक है। अब इसका देख लीजिए। अब तब तक याद कर रहे हैं जातक कथाओं का कौन सा? जातक जो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? पुस्तक है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट, जिसमें इसी जातक कथा में बौद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध के पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए मैड्रिड राजधानी है, किस चीज़ की राजधानी है? मैड्रिड। तो मैड्रिड जो है आपका स्पेन की राजधानी है, ठीक है। अब ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है, ठीक है, मनीला है। मालदीव की राजधानी माले है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। अब आइए नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन नंबर 65 था ना। अब आगे कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 66, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या, संसदीय सीटों यानी राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है कर्नाटक में? तो कर्नाटक में 18 है। कितना है? सॉरी 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीट 12 है और ये 18 जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ये 31 जो है उत्तर प्रदेश में है। 31 राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या थीम था? थीम था कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी कि एक अस्थायी भविष्य के लिए महिलाओं को मजबूत बनाना, ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ऐसे था, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 68, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक जो है लिखे हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पीएस श्रीजेश को प्रदान किया गया। ये हमारे भारत के हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें अर्थशास्त्र, डेविड कार्ड, ये इसमें देखिए इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन में तो बता रहा है जैसे इस किताब के जो है आंसर में डी दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई भी सही नहीं, सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, या आप लोग को मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग चेक कीजिएगा खुद कि क्या सही है। हमें तो यही समझ में आया है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। हो सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। आप लोग खुद चेक कीजिएगा, चेक करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो 70 को हम लोग गोला कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब आ गए हम लोग 71 to 75 क्या है? गंधास पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है कि अपनी बात कहने की तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपका बात कोई सुने नहीं, महसूस न करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या? किसी के कहे को सुनने के लिए, उससे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता है जो मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत में शोर से भरे किसी कमरे में दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों और तब उनका स्पर्श दूसरों का आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेज़ी से फैलती हुआ खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सवाल बाद भी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेखिका के अनुसार एक मिनट, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सवाल का जवाब, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने, अपनी बात कहने का संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है बात कहने का तरीका। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसी में आंसर दिया है। कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका, ठीक है। अब देखिए इसमें 71 का ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, संवाद तभी सार्थक होता है जब
जब जो है कहने सुनने वाले सक्रिय हों, यानी जिससे कहा जा रहा है वो भी ध्यान दे रहा हो, दोनों लोग वक्ता और श्रोता दोनों लोग सक्रिय हों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खामोशी ही बोलने लगती है, इससे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है खामोशी तेज आवाज़ में बोलती है, गलत है। खामोश बच्चे बोलने लगते हैं, गलत है। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उसने उन्हें भी शांत रहना। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 मिनट में हम लोग 74 क्वेश्चन पर पहुंच गए। पेपर में 2 घंटा मिलेगा। देखिए लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बच्चों को शांत करने के लिए संगीत का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं, तो इसको समझ लिया जाए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द। तो महत्वपूर्ण शब्द है मतलब ये हुआ कि महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ की रूढ़? तो देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए विकारी शब्द वह होता है जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है, उसका अर्थ मतलब उसका रूप बदल जाता है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार। जैसे वह करता है और लड़की के लिए वह करती है, तो ये विकारी है। एक जगह करता लगता है, एक जगह करती। ठीक है, जैसे वो खेल रहा है और वो खेल रही है, बदल गया ना। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बदलते हैं। जैसे राम जो है महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ रहा है, या सीता महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ रही है, तो महत्वपूर्ण तो सेम है, तो ये विकारी शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे यौगिक है? एक शब्द होता है महत्व और दूसरा शब्द होता है पूर्ण, और दोनों को मिलके दोनों का योग से बने महत्वपूर्ण, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो कभी भी विकारी नहीं होते, कभी भी बदलते नहीं हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्द जब मिल के योग करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित ग्रंथांश को पढ़कर और क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक, माने 76 से 80 तक का उत्तर चुनना है। पहला क्या है? बुद्धिजीवी वह है, देखिए बुद्धिजीवी वह है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वेगात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ा अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेदाओं में से थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार में इसलिए कि वो सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय इसको इधर कर लीजिए, उसके सामने कुछ मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं कि वह उन्हें परिभाषित करे, किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक, अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो है उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है, किंतु वह काफ़ी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग है तो इसलिए कि जो उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है, और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप से जुड़ जाता है। बुद्धि के माध्यम से वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व ही है जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवियों को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है, और ऐसा व्यक्ति ही मनीषी का मर्यादा को प्राप्त करता है, जिसका विचार तंत्र मनुष्य का समूचा अस्तित्व हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब वो अपनी बुद्धि की प्रज्ञा में परिलक्षित कर सकने योग्य हो। प्रज्ञा वह समझदारी है जहाँ मनुष्य अपने
अपने आत्म में रहकर भी समुचित सृष्टि से, जिसमें चराचर सब शामिल है, एकात्म स्थापित कर लेता है। तो देखिए, अब आइए देखिए, सत्य की अवधारणा होती है। तो सत्य की अवधारणा क्या होती है? सत्य की अवधारणा होती है, क्या होती है? सार्वभौमिक और अस्पष्ट, मूर्त और अस्पष्ट, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैघात्मक। सत्य की अवधारणा सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैघात्मक होती है। ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कहाँ है, देखिए कहाँ गया अन्वेष, बहुत अमूर्त। ये देखिए, सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वैघात्मक भी है। ठीक है, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैघात्मक, ऑप्शन सी सही है। बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? तो बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? ये जुड़ता है जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करे। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, वस्तुपरक ज्ञान होता है। तो वस्तुपरक ज्ञान क्या होता है? जब वो वस्तु को परखने वाला ज्ञान, सॉरी, वस्तु पर आधारित ज्ञान को वस्तुपरक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन बी सही है। बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं में से किस प्रकार अलग है? तो बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं में से किस प्रकार अलग है? तो वह वस्तुपरकता पर जोर देता है, वह तटस्थता पर जोर देता है, वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है। तो बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं में से इस प्रकार अलग है कि वो शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है। एक मिनट, इसको देख लिया जाए। इसके लिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा, वह तटस्थता पर जोर देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं से किस प्रकार अलग है कि वह तटस्थता पर जोर देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? तो बुद्धि प्रज्ञा में जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु से सम्मिलित हो। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 80 का सी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से 81 से लेकर 85 तक मैथ वो है, क्या कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो इसको आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और एक स्कूल XYZ में विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा में परीक्षा में उपस्थित लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए, तो ये पहला वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स ये लड़कों का है, और ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है बगल वाला, ये लड़कियों का है। ठीक है, ये किसका है? लड़कियों का है, यानी ग्रीन वाला लड़कियों का है और ये वाला लड़कों का है। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ष 2012 और 13, एक मिनट इसको जूम करने दीजिए। वर्ष 2012 और 13 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का 2012 और 15 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाली लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात। तो 2012-13 में लड़कों का और 2012-15 में लड़कियों का देख लीजिए। तो 12 में कितने हैं? 2012 में लड़के हैं 250, 2013 में लड़का है 300, तो ये दोनों मिला के 550 हो गए। और 2012 में लड़की है 325 और 2015 में लड़कियाँ 325, तो 325 और 325 650 हो गए। तो 550 और 650 संबंध है 650। क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 11 5 55, 11 6 66, 5 संबंध 6 दिया है। देखिए कहाँ दिया है? 65, हाँ 650 होगा ना, तो 65 होगा। एक 550 होगा, संबंध है 650 होगा, 650, 1 0 से 1 0 हो जाएगा। तो 13 5 65, 11 5 55, 11 संबंध 13, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या और का औसत और 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत देखा जाए तो 11, 13 और 15 में लड़कों की संख्या का औसत 11 में कितने लड़के हैं 225, 12 में 250 तो 2 2 4 4 और 11, 12, 13 4 और 3 7 7 750, 725 11, 12, 13 है ना, देख लीजिए जाए 11, 12, 11, 13, 15 है, सॉरी गलत हो 11, 11, 13 और 15 है। तो 11, 13 और 15 में 1 मिनट। तो दोस्तों इसको जो है ये सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को उत्तर का उत्तर बताते चल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा 12, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले 30, 1 मिनट 82 उपस्थित होने वाले 11, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत, यानी 2011 में जितने लड़के 2011, 13 और 15 के लड़कों को जोड़ लेंगे एक तरफ, मान लीजिए 3 साल का है उसका बटा 3 कर देंगे। अब जो आएगा मान लीजिए 1 आया जोड़ने के बाद तो उसका बटा 3 कर देंगे। 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब 2012 में जो उपस्थित लड़कियां हैं उसका संख्या निकाल लेंगे और जो आएगा दोनों में अंतर निकाल लेंगे और जो अंतर आएगा तो लड़कियों की संख्या नीचे लिख के अंतर को ऊपर लिख लेंगे। मान लीजिए y अंतर आया गुणा 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आपका आएगा 7.7, ठीक है 7.7, 1 मिनट 7.7 आएगा, ठीक है। फिर आइए 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले क्वेश्चन नंबर 83, 12, 13, 15 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें क्या करेंगे 12, 13 और 15 का लड़कियों का संख्या को जोड़ लेंगे, मान लीजिए x आ गया, उसके बाद लड़कियों की कुल संख्या, अब कुल संख्या आ गया, यहाँ एवरेज नहीं निकालना है, कुल संख्या x है। 5 वर्षों में उपस्थित होने, अब 5 वर्ष के जो लड़कों की संख्या का जोड़ लेंगे, ठीक है। अब लड़कों का मान लीजिए y आया तो y में से लड़कियों का x घटा देंगे, जो आएगा उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। किससे कम है, लड़कों से कम है तो लड़कों को मान लीजिए y नीचे लिख के गुणा x गुणा 100 कर देंगे। मान लीजिए y में से x घटाने के बाद मान लीजिए z आता है तो z अपन y इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा 30.1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 2011 और 15 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या कितना है। 11 से लेकर 15 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या, तो कुल लड़कों की संख्या जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसको जल्दी से रफली देख लेते हैं। 84 क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 11 से लेकर 15 तक लड़कों की संख्या 2 2 4 3 7 2 2 10 7 2 9 3 12 1200 ये हो गया। आप 25 1200 हो गया। आप 25 50 75 75 80 8 7 15 155 आप 75 155 अब 75 हो जाएगा आपका 15 7 22 ये 23 हो जाएगा, यानी 230 हो जाएगा। 200 1 मिनट ये सबको जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको तो इसको जोड़ लीजिएगा। इसका उत्तर आ जाएगा आपका कितना आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 286 296 290 306 आएगा, ठीक है। डी आएगा ऑप्शन। अब देख लीजिएगा, जोड़िएगा जो आएगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है तो सब यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन का सारा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने में स्क्रीन पे काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। कहिएगा तो एक अलग से वीडियो में बना के उसको सॉल्व करके कॉपी पे और फिर मैं बना दूँगा। ओके, धन्यवाद। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।